दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। वेलकम टू अकेडमी ऑफ जियो पॉलिटिक्स। तो आज की हमारी जो लाइव है वो बेसिकली नाटो की जो समिट है जो अंकारा टर्की में कल शुरू हुई थी 7 जुलाई को। आज 8 जुलाई है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और संभवतः आज शाम को शायद वो कंक्लूड हो जाएगी। नाटो की समिट थी, इसमें जितने भी नाटो नेशंस हैं सारे आए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट करा, अपने अपने जो मुद्दे थे वो रखे और उनका एक समिट है जो कंक्लूड होने वाला है आज शाम को। सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली मैं नहीं बताऊंगा क्या क्या हुआ है। बहुत मेन चीज़ें जो इस नाटो समिट में हुई जो मेरे ख्याल से आप लोगों से साझा करना ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें आज की लाइव में डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर करें। करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। तो आज की स्लाइड बेस्ड है आज की वीडियो हमारी सारी, क्योंकि स्लाइड पे ही दिखाना ज़रूरी है जितनी भी बातचीत इस नाटो सेशन के दौरान इन कंट्रीज़ के बीच में हुई थी, क्या क्या मेन है। तो सबसे पहली स्लाइड हमारी आएगी, ये नाटो की फैमिली फ़ोटो है जो वाइट हाउस से कराई है। इसमें सारे देख रहे होंगे, सारे डिग्नेटरीज हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके थे। अर्दगान जी ने करवाई थी, टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये करवाई थी, होस्ट करा था उसको। साथ में ट्रम्प साहब खड़े हैं हमारे, और तो ये सारी फोटो है, फॉर्मल आई हुई है। अच्छा, ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड में आपको इस पूरी मीटिंग का एक मोटा मोटा कंक्लूजन मिल जाएगा, आप ये मान के चलिए, क्योंकि इसमें सब कुछ वो सारी ज़रूरी चीज़ें हैं जो इस स्लाइड में आपको बतानी ज़रूरी है। सारा कुछ ही है इसमें। क्या है मैं एक बार आपको वो बता देता हूँ। तो ये कह रहा है कि नाटो लीडर्स मीट इन अंकारा आफ्टर ट्रम्प रिकेंडल्स डिस्प्यूट ओवर ईरान एंड ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड और ईरान का चक्कर है, ये मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको इस नाटो का जो मीटिंग हुई थी उसका एक कोर एजेंडा बता दूं आपको। नाटो के यूरोपियन लीडर्स जो थे वो कन्विंस करने पे लगे हुए थे डोनाल्ड ट्रम्प को कि जितनी भी मिलिट्री अलायंस हैं वो रिवाइव कर, अपने डिस्प्यूट से रिवाइव कर जाएं आफ्टर ईरान वॉर। ये कह रहा है कि एट ए समिट इन अंकारा आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट रिवाइव्ड हिज डिस्प्यूट विद देम ओवर ईरान वॉर एंड ग्रीनलैंड। अब ये है कि जितने भी नाटो नेशंस की कंट्रीज हैं वो बार बार ट्रम्प को बोल रही है कि भाई अपने गड़े मुद्दे अब छोड़ दो और आगे की तरफ बढ़ो। और नाटो नेशंस ये बताने में बहुत ज़्यादा बिजी हैं ट्रम्प को कि हम आपकी सारी बातों को मानने के लिए मंजूर है। ऑब्वियसली उन्होंने डायरेक्टली नहीं ये बात बोली, बट मतलब उनका यही था। फॉलोइंग हिज अराइवल इन द टर्किश कैपिटल, मतलब फॉलोइंग हिज अराइवल मतलब डोनाल्ड ट्रम्प की अराइवल ऑन ट्यूसडे, ट्रम्प सेड दैट ही माइट हैव बॉयकॉटेड द समिट had it not been for the friendship and the host president Tayyip Erdogan, and he did not rule for further troop withdrawals from Europe. Earlier in the day, NATO sought to demonstrate that its European members were heeding Trump calls to spend more on their defense and rely less on US by unveiling a raft arms deal worth at least $50 billion. अब इन सारी कंट्रीज ने इस समिट के दौरान $50 बिलियन के आसपास की इन्होंने डील्स फाइनल करी, डिफेंस डील्स। अब आप ये देखिए, बेसिकली इनका एजेंडा इस मीटिंग का ये रहा कि जितनी भी नाटो कंट्रीज थी वो एक बात को अच्छे से समझती हैं। उनका ये मानना है कि यूएसए इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर एनी मोर। यूएसए कभी भी हमको डिच कर सकता है, जो हर समय इनकी तरफ से न्यूज आ भी रही है कि ही इज विलिंग टू डिच। एंड बेसिकली जब से डोनाल्ड ट्रम्प आया है तब से तो रवैया यूएस का नाटो कंट्रीज को लेकर काफी ही आप मान के चलो सरप्राइजिंगली बहुत ही अच्छा नहीं रहा है। हर बात पे बेइज्जती करना, कभी छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा करना, वो सब छोटी छोटी बात पे कभी फालतू बोल देना। अब एक एग्जांपल ही है, जैसे अब इटली की जो जॉर्जिया मेलोनी है उनके साथ एक पीछे डिस्प्यूट हुआ था, G7 समिट में मिले थे। अब वहां पर पता नहीं ट्रम्प साहब को क्या दिमाग में आया, उन्होंने बोला कि जॉर्जिया मेलोनी वॉज डेस्परेट टू हैव अ फोटो विद मी, ऐसे ट्रम्प ने पोस्ट करा। जॉर्जिया मेलोनी उन्होंने एकदम से रिप्लाई कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब इटली नेवर बेंड्स एंड नेवर रिक्वेस्ट, और कभी भी डेस्परेट इटली नहीं होता है, ना तो इटली होता है ना तो उसका प्रेसिडेंट होता है, ये साफ उन्होंने कह दिया। अगले दिन उन्होंने फिर ट्वीट कर दिया कि यार आई नो दैट यू आर डेस्परेट, आई विल गिव अ फोटो। मतलब उसने फिर से उसके रिप्लाई के बाद रिप्लाई दे दिया। ये बात तो यहीं खत्म हो गई। अब आने से पहले फिर बोल दिया कि
Giorgia Meloni wants a photo with me, had wanted a photo with me. I know she's a poor girl. अब भाई का मतलब यही चलता रहता है, कभी मैक्रोन को फालतू बोल देना, कभी इसको बोल देना, यूक्रेन के जेलेंस्की को तो आपको पता ही वो क्या समझते हो, नाटो मेंबर नहीं है तो यूरोपियन कंट्री, लेकिन उसका यही चलता रहता है। तो इसलिए नाटो कंट्रीज को ये भरोसा है कि ट्रंप पे भरोसा करना और बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे भरोसा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डिसीजंस जो लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द पर्सन दैट इज सिटिंग ऑन दैट चेयर, ऑन दैट प्रेसिडेंशियल चेयर, जो उस पर बैठा होता है उसके डिसीजन चलते हैं। एज ए कंट्री, एज ए एडमिनिस्ट्रेशन किसी का कोई मतलब नहीं है, जिसको जहां लगता है वो उसके हिसाब से डिसीजंस लेता है। और ये सबसे बेकार बात है जो नाटो कंट्रीज अब रियलाइज करने लग गई हैं। ट्रंप, हु हैज हार्शली क्रिटिसाइज्ड नाटो ड्यूरिंग both his first and second terms in the office, said he was very disappointed with the alliance and the United States was not treated well during the US-Israeli war on Iran. अब कह रहे हैं कि आप लोगों ने हमारे को ट्रीट अच्छे से नहीं करा। यार क्या ट्रीट अच्छे से करे आप बताओ ना। आप आपने क्या करा? आपने जहां मौका मिला नाटो कंट्रीज के जितने भी मेंबर्स हैं, उनके जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर जो भी हैं, उनको आपने कहीं मौका मिला वहां पर बेइज्जती करी, फालतू बोलने में कोई मतलब नहीं छोड़ा, कोई कसर नहीं छोड़ी। हर बात पे आप उनको डिमोरलाइज करो, उनको आप ये बोलो कि आपकी आर्मी है ही क्या, आपकी नेवी है ही क्या, जो भी नेवी और जो भी आर्मी वो यूएसए की है। ये सब सुनने के बाद यार कौन मदद करने आएगा? आप सोच के देखो ना, सिंपल सी बात है। तो और इसमें फिर कह रहा है कि वाई वी आर स्पेंडिंग hundreds and billions of dollars and they are not there for us, we have always been for them, Trump said in an appearance on Tuesday alongside Erdogan. अब ये कह रहा है कि हमने $100 billion खर्च कर दिया नाटो पे। अब इसने एक चीज और बताऊं, अभी इसने कुछ दिन पहले एक फिगर निकाल कर दिया $999 बिलियन का, सॉरी वही मतलब $999 बिलियन का एक फिगर निकाल कर दिया। उसने कहा कि हमने इतना नाटो पे इन्वेस्ट करा है, ये $999 बिलियन क्लोज टू $1 ट्रिलियन हो गया, मतलब $1 ही बिलियन कम हो गया। तो कह रहा है हमने पिछले 10-12 साल में इतना नाटो पर इन्वेस्ट करा है। बाद में जब ये फिगर का क्रॉस टैली हुआ और इसकी जब न्यूज एजेंसीज ने बोला कि यार ये फिगर आपके पास कहां से आया, बाद में पता चला कि ये तो अपना डिफेंस बजट बता रहे हैं। ट्रम्प साहब अपना डिफेंस बजट बता रहे हैं कि इतना मैंने अपने डिफेंस पे खर्च करा है। वो बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि जितना मैं अपनी डिफेंस पे खर्च कर रहा हूं वो डिफेंस अमेरिका के डिफेंस से ज्यादा नाटो की डिफेंस में यूज हो रहा है। तो उसने वो पूरे क्यूमुलेटिव फिगर को ये बता दिया कि वो नाटो पे हमने खर्च कर दिया। तो ये तो वो है कि बात घुमाने वाली बात है, बट बेसिकली ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ले लो, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ले लो, बाइडेन वॉज वेरी लेस स्केप्टिकल अबाउट इट, बट यस बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ले लो, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ले लो, दे ऑल आर डिफरेंट इन एवरी मीन, जिसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। आप डिफरेंट हो, डिफरेंट होना भी चाहिए भाई, लीडर चेंज हो रहा है तो डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर एक एडमिनिस्ट्रेशन जो डिसीजन ले लेती है ना, उस एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजन का ये भरोसा नहीं कि वो अगला एडमिनिस्ट्रेशन उसको फॉलो करे ना करे। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम नाटो कंट्रीज इज फेसिंग, टॉकिंग अबाउट अमेरिका। ये सबसे बड़ी दिक्कत है इनकी। उनको ये नहीं पता कि आज जो एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन ले लेती है, अगला जो प्रेसिडेंट आएगा क्या वो उस डिसीजन को फॉलो करेगा, अवॉइड करेगा या नहीं करेगा। तो ये जो गैप है इन दोनों के बीच का, वो सारी कंट्रीज को, इवन नाटो नहीं, सारी कंट्रीज को इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अब रियलाइजेशन ट्रम्प के सेकंड टर्म में थोड़ी ज्यादा इन लोगों को होने लग गई। अब अगर मैं अपनी अगली स्लाइड पर चलता हूं तो ये आप डोनाल्ड ट्रम्प का है। इन्होंने फिर से वही अपना बढ़िया वाला, Greenland should be controlled by United States of America, not Denmark, reaffirming a stance that has caused tensions among NATO allies as leader of the alliance gathered for a summit. अभी समिट के अगले दिन भाई ने अगले दिन ही रात को खाना वाना खाया अर्दगन के साथ, सबका खाना वाना खाया अपने सबके साथ बैठ के मस्त एकदम, और अगले दिन कह रहा है कि भाई ग्रीनलैंड तो मेरा होना चाहिए। Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland, but it's an important part for the United States. And it's surrounded by China ships and Russian ships. And that's not going to happen. It's not going to happen. It was Greenland that, and it continues to be, that should be controlled by the United States, not by Denmark. And when they wouldn't go along with it, and with all the money we spend to help them with Russia, and we don't have to spend any money, we could remove all of our soldiers out of Europe. अब भाई कह रहा है कि ग्रीनलैंड के पास, आपको पता ना ग्रीनलैंड टॉप पर ही है ऊपर आर्टिक ओशन के पास, तो भाई कह रहा है कि यार ग्रीनलैंड के पास तो चाइनीज शिप और रशियन शिप्स की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, तो मैं ग्रीनलैंड को अकेला नहीं छोड़ सकता, मुझे ग्रीनलैंड की चिंता है, इसलिए ग्रीनलैंड को डेनमार्क की डेनमार्क के अंडर नहीं होना चाहिए, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर होना चाहिए। भाई मतलब बहुत बढ़िया अच्छा रीजन दे रहा है।
उसको डेन किसी से कोई मतलब नहीं है, उसको ग्रीनलैंड से कोई मतलब नहीं है। ग्रीनलैंड में छुपे हुए जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज है, टेक इट ऑयल, टेक इट गैस, टेक इट रेयर अर्थ, देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर अवेलेबल इन ग्रीनलैंड एंड अक्रॉस द रीजन, उसके नॉटिकल माइल्स के अंदर आता है। दैट इज द थिंग दैट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वांट्स। एंड सेकेंडली, ग्रीनलैंड इज ऑल्सो अ प्लेस दैट कैन हेल्प इन द आर्टिक ट्रेड रूट, जो नया बनने की कोशिश हो रही है। जैसे नीचे एक ट्रेड रूट है, मैंने अपनी काफी वीडियोस में बताया हुआ है, वैसे एक आर्टिक ट्रेड रूट बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। आर्टिक ओशन के थ्रू हम ट्रेड रूट बना सके, तो उसके लिए भी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जिसकी वजह से अमेरिका इज बार बार ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड वो उसका वो चलता रहता है। तो मतलब मेरा ये कहने का मतलब है, एक रात पहले बढ़िया खाना वाना खाया, सब कुछ किया, अगले दिन ग्रीनलैंड तो मेरा होना चाहिए। तो यही वो पॉलिसीज हैं जो नाटो कंट्रीज को अब बहुत ज्यादा चुभने लगी हैं। अब जो हमारी अगली खबर है वो है नाटो के रूट की। रूट भाई हमारे, ये आपको पता ही है, चापलूस नंबर 1 ट्रंप के। चापलूस क्यों कह रहा हूं, आपको पता ही होगा कि भाई ने एक बार ट्रंप को कह दिया था, यू आर लाइक अ बिग डैडी टू अस। नाटो कंट्रीज की तरफ से एक जॉइंट स्टेटमेंट टाइप इसने कुछ दे दिया, मतलब उसने कहा कि ट्रंप यू आर लाइक अ बिग डैडी टू अस। तो फिर बाकी कंट्रीज वालों ने बोला भाई आपके होंगे पिताजी, हमारे तो पिताजी नहीं है ये। तो इसलिए ये एक नंबर का चापलूस है। अब ये क्या कह रहा है कि रशिया से कह रहा है कि डोंट प्ले विद अस, वी विल नेवर अटैक एनीवन, वी विल ओनली डिफेंड आवर लाइफ और डेमोक्रेसी इज आवर टेरिटरी। एक तरफ भाई धमकी देते हुए कहता है कि खेलो मत हमारे साथ, हम किसी पे हमला नहीं करेंगे, हम अपना डिफेंड करेंगे। सुनिए। Canada living in the United States, that this alliance will defend every inch of our territory, that you cannot win from NATO. We are defensive, we will never attack anyone, we will only defend our way of life, our democracies, our territory, so don't fool with us, don't play with us. Thank you so much. अब इसने ये बेसिक स्टेटमेंट दी इसीलिए दी क्योंकि बीच में कुछ बातें चल रही थी कि रशिया इज ट्राइंग टू, एक तरीके का एक कुछ छोटा मोटा सा अटैक प्लान करने की कोशिश कर रहा है नाटो कंट्रीज में, मोस्टली टारगेटिंग पोलैंड, बिकॉज पोलैंड इज द नियरेस्ट वन। तो एंड दैट ऑल हैपेंड आफ्टर जो जेलेंस्की इतना ज़्यादा उग्र होकर इस टाइम अटैक कर रहा है रशिया के अंदर। तो सबसे ज़्यादा जितनी भी एड नाटो कंट्रीज की तरफ से प्रोवाइड करी जा रही है, आपको पता है वो पोलैंड के थ्रू ही जाएगी, क्योंकि उसका बॉर्डर यूक्रेन के साथ लगता है, तो पोलैंड से ही थ्रू होते हुए जाएगी। तो पुतिन इज फाइंडिंग कि पोलैंड एक बहुत बड़ा मोल है, इस सब मोल नहीं कहूंगा, पोलैंड एक बहुत बड़ा जरिया है जिसके थ्रू नाटो यूक्रेन में मदद पहुंचा रहा है, इक्विपमेंट्स पहुंचवा रहा है। तो पोलैंड को वो एक जवाब देने के लिए कोशिश कर रहा है कि पोलैंड पे वो अटैक करे। इससे एक तो सबसे बड़ी बात, थोड़ी सी एड कम करने की कोशिश कर रहा है, यूक्रेन तक एड कम जाए। दूसरी बात, वो एक टेस्ट ले रहा है, टेस्ट लेना चाह रहा है कि अगर मैं किसी एक नाटो कंट्रीज पे इस वक्त अटैक करता हूं, हाउ विल बी द रिएक्शन ऑफ अदर कंट्रीज। दैट आर्टिकल 5 ऑफ नाटो आपको पता ही है ना, उसमें है कि इफ वन कंट्री इज अटैक्ड, इट विल बी कंसिडर दैट ऑल कंट्रीज विल आर अटैक्ड। मतलब नाटो में कि अगर नाटो की एक कंट्री पर अटैक किया गया है तो कंसिडर किया जाएगा कि सारी कंट्रीज पर अटैक हुआ है। तो पुतिन एक टेस्ट लेना चाह रहा है इस चीज का, हमला कर कर। अब उसके बाद ही ये नाटो समिट में इसने ये स्टेटमेंट दी है कि आप हमको टेस्ट मत करिए, हम किसी पे हमला नहीं करेंगे, लेकिन अपने आप को डिफेंड करने की पूरी कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, क्या होगा, यही वो पुतिन है जो देखना चाहता है। बट इसकी ये स्टेटमेंट बहुत ही वेग है। एक तरफ आप धमकी दे रहे हो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि हम तो अटैक नहीं करेंगे भाई, डिफेंड करेंगे पूरा। अब दूसरी भी इन्हीं की स्लाइड है, वो ये कह रहा है कि नाटो सेक्रेटरी मार्क रूट कह रहा है, वार्निंग दैट रशिया इज पोरिंग नियरली हाफ ऑफ इट्स नेशनल बजट इनटू इट्स वॉर एफर्ट, व्हाइल चाइना, नॉर्थ कोरिया एंड ईरान चूज to continue to pose growing security challenges. He urged allies to move faster together to strengthen their military readiness. Suniye. Do more, faster, together. We don't have the luxury of time. We need capabilities now to ensure we remain ready. The security situation demands it. Russia is pouring almost half of its national budget into its war machine. Can you imagine? Almost 50% of what Russia spends is put into the war machine. Its defense industry is working around the clock. And not only the defense industry, also the rest of the industrial base in Russia is supporting the war effort. China continues to modernize its armed forces and expand its nuclear capabilities without transparency. North Korea continues to expand its nuclear program and supply Russia. And while recent US action has significantly degraded Iran's nuclear
and ballistic missile programs, we must remain vigilant. These countries are increasingly working together. अब अल जजीरा की ये न्यूज़ थी। अब वो बेसिकली ये कह रहा है कि नॉर्थ कोरिया और चाइना मिल के रशिया का सपोर्ट कर रहे हैं। ये सेकंड पॉइंट था इसका, मैंने फर्स्ट में बता दिया। फर्स्ट पॉइंट इस भाई ने ये बोला कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट्स वॉट एवर रशिया अर्न्स, हाफ ऑफ इट इज बीन यूज फॉर दिस वॉर। मुझे नहीं पता ये फिगर भाई कहाँ से लाया है। नाटो का आप एक चीफ हैं और ऐसी बात कर रहे हो जिसकी कोई सिर पैर नहीं है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। भाई कह रहा है कि आधे से ज़्यादा जो रशिया कमा रहा है वो इस जंग में डाल रहा है। क्या आपको लगता है इट इज़ अ पॉसिबिलिटी? क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि आधा आधा कमाया हुआ पैसा वो एक जंग में फूक दे? कंट्री नहीं चलानी क्या यार भाई को? आप सोच के देखिए, अपनी रशिया की खुद की टेरिटोरी तो है ही है। 2014 में भाई ने क्रीमिया भी ले लिया था, उसका खर्चा भी ऑब्वियसली रशिया को उठाना ही है। उसके बाद 19.5% का आज यूक्रेन वो कब्जा चुका है रशिया। ऑब्वियसली उसका खर्चा पानी भी तो यार रशिया को ही उठाना पड़ेगा ना। उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए, वहां पर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए कुछ तो खर्चा पानी होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा। अब अगर रशिया ने वहां पर दावा ठोका है तो ऑब्वियसली रशिया को ही खर्चा करना पड़ेगा। इतने सारे खर्चे होने के बावजूद डू यू रियली थिंक दैट 50% ऑफ वॉट एवर रशिया इज अर्निंग कैन ही पोर इनटू दिस वॉर? डू यू रियली थिंक? अब ये मार्क रूट ने ये कहां से स्टेटमेंट, कहां से कैलकुलेशन ला कर दिया पता नहीं। अब हो सकता है ये अपने फेलो कंट्री वालों को, नाटो मेंबर्स को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए, थोड़ा आग लगाने के लिए कि भाई लग जाओ नहीं तो ये तो हमारे पीछे पड़ जाएगा, उसलिए बोल दिया। लेकिन मैं मानता हूं कि यार इतना बेवकूफ कोई भी नहीं होता। ये कहाँ से फिगर आया और किस हिसाब से इसने ये फिगर उठाकर हमारे सामने रख दिया, ये एक चेक करने वाली बात है। और अगर लिटरली इफ ही मीन्स दैट हाफ ऑफ द मनी व्हाट रशिया इज अर्निंग इज पोरिंग इन दिस वॉर, इफ लिटरली ही मीन्स दैट आई थिंक दैट, बस बोलना नहीं चाहता कैसा आदमी है ये, बट बहुत बड़ा बेवकूफ आदमी है अगर लिटरली उसका ये मतलब है इस बात का। दूसरी अगली स्लाइड पर हम चलते हैं। अब हाँ, इस नाटो की मीटिंग में जेलेंस्की ने खूब झंडे वंडे गाड़े हैं, बढ़िया बढ़िया, मतलब एकदम। हाँ, ये तो भाई हर मीटिंग में पहुंच जाता है। नाटो का मेंबर हो ना हो, इस भाई को पहुंच जाना है बस। ये कैमरे का इतना दीवाना आदमी है, इतना दीवाना आदमी है जिसकी कोई हद नहीं है। खुद भी कॉमेडियन था, शुरू से ही कॉमेडियन रहा है, कैमरे के आगे रहने की आदत है, तो भाई पहुंच जाता है। यहाँ कह रहा है कि वी हैव कंप्लीटली एलिमिनेटेड द वेरी आइडिया ऑफ रशिया हैविंग अ स्ट्रेटेजिक रियर। फॉर अ लॉन्ग टाइम रशिया बिलीव दैट इट हैड अ टेरिटोरियल एडवांटेज टू नो वन else possessed a deep rear where it could safely keep military production, military equipment and everything its war depends on, believing no one could reach them. We have reached them. Yes, just yesterday Ukrainian drones broke through Russia's defensive and struck an oil refinery in Siberia. This is not an exception, it is the new reality. There is no major oil refinery left in Russia that has not been struck by Ukraine, from speech at NATO defense industry. अब ये कह रहा है कि भाई रेयर जो है रशिया का, मतलब कि दिस इज यूक्रेन, दिस इज रशिया, समवट वॉट हेयर। ये कह रहा है कि रेयर, ये रेयर एरिया हो गया। यहां पर ये कह रहा है कि यहीं पर जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है डिफेंस इक्विपमेंट की, यहां पर इस एरिया में होती है। इसमें एक साइबेरिया लाइन भी जा रही है जो चाइना से होते हुए पाइपलाइन, चाइना इधर है कहीं, एक साइबेरिया लाइन है ना, ये एक लाइन ऑलरेडी चल रही है साइबेरिया से चाइना की एक ऑयल पाइपलाइन और गैस पाइपलाइन जाती है, जो मेरे ख्याल से इसी की बात कर रहा है कि डिस्ट्रक्ट कर दिया थोड़ी, रशियन ऑयल रिफाइनरी पे अटैक करा इसने, पाइपलाइन पे नहीं। तो यहाँ पर ये डिफेंस इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो यूक्रेन ने यहाँ पर जाकर अटैक करा है। लगभग मैंने देखा था, न्यूज देखी थी, 2700 किलोमीटर के आसपास, या पता नहीं 2200 किलोमीटर था, ऐसे ही कुछ एरिया था जिसको इसके ड्रोन्स ने और मिसाइल्स ने कवर कर आज अटैक कर दिया। तो यही कह रहा है कि अब रशिया का कोई ना रेयर एरिया नहीं रह गया है, रियर एरिया नहीं रह गया, मतलब पीछे का हिस्सा नहीं रह गया ऐसा कोई, जो अब मेरे अटैक के दायरे में ना आता हो। अब इसकी बात सुनिए। We have completely eliminated the very idea of Russia having a strategic rear. And you know this country. And for a long time, Russia believed it had a territorial advantage. No one else possessed a deep rear where it could safely keep military production, military equipment, and everything its war depends on, believing no one could reach them. And we have reached them. Just yesterday, Ukrainian drones broke through Russia's defenses and struck a Russian oil refinery in Siberia. And this is not an exception.
It's the new reality. And there is no major oil refinery left in Russia that has not been struck by Ukraine. अब आप मेरे को एक बात बताइए, ठीक है, मार्क रूट का ये जो स्टेटमेंट था पीछे वाला, इसने कहा कि ये वाला दैट वी विल नॉट अटैक एनीवन, वी विल डू व्हाटएवर पॉसिबल टू डिफेंड आवरसेल्फ, ठीक है। अब नाटो कंट्रीज ही है जो अपने आप को रशिया से डिफेंड करने की बात करती है और उसी वजह से वो यूक्रेन को सपोर्ट करती है। जिस बंदे को आप सपोर्ट कर रहे हो वो भाई क्या कर रहा है, वो भाई क्या कर रहा है, अपने आप को डिफेंड करने की जगह वो रशिया पे आज बम मार रहा है। तो मेरा क्या, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसका कोई हक नहीं है मारने का, आप बिल्कुल है। जब रशिया उसके कंट्री के अंदर घुसा, उसकी कंट्री को कब्जाने की कोशिश कर रहा है, तो आपका भी हक है कि वहां पर आप मारोगे, ऑब्वियसली आप मारोगे ही। लेकिन आप एक तरफ यहाँ सत्यवादी बनने की कोशिश कर रहे हो, दूसरी तरफ आप जिसको पैसा प्रोवाइड करा रहे हो वो क्या कर रहा है, जमीन आसमान का दोनों बात में एक फर्क हो। इस चीज से मुझे जो है मेन बेसिक प्रॉब्लम है। आप जो बोल रहे हो, आप जो कर रहे हो, आप उसी को बयान करो ना यार। आप अपने कर्म से ज्यादा बिल्कुल अलग हट के बात कोई करोगे ना, तो यार सवाल तो उठाए जाएंगे यार, ऑब्वियसली। अब अगली स्लाइड जो मेरी है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, जेलेंस्की की ही है। We have ये भाई ने एग्रीमेंट करी है डेनमार्क के साथ। दिस इज ऑलरेडी यूक्रेन्स माइंड सेट एग्रीमेंट। It is important that more and more partners are joining this format, which opens up greater opportunities for joint defense production, the exchange of expertise and transparency in weapons together. Exports together, we are building a new security architect. I thank Denmark and personally Matt for this step towards strengthening our shared defense. It was this with Denmark that we began joint production in Ukraine under the Danish model, and it is absolutely fair that Denmark will now have access to Ukrainian exports of weapons tested war. Today, we have discussed with Prime Minister's statement that strengthening of our air defense and work on European anti-ballistic defense. It is extremely important for us right now to receive Patriot defense missiles as quickly as possible and to jointly develop our own European capabilities to counter ballistic threat. Patriot जो है ना, ये भाई यूएसए की है। इसने यहाँ पर इस स्टेटमेंट में क्यों इस बात को पेल दिया, कुछ समझ नहीं आया। आई थैंक डेनमार्क फॉर इट्स कंटिन्यूड सपोर्ट फॉर द पीपल, फॉर इट डिफेंस एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, फॉर ऑल द कंट्रीब्यूशन टू द PURL इनिशिएटिव। अब ये कह रहा है कि मेरे को पेट्रियट की जरूरत है, लेकिन और उसके साथ साथ हम यूरोपियन कंट्रीज को मिलकर भी डिफेंसिव सिस्टम अच्छा बनाना चाहिए अगेंस्ट रशिया। अब इस भाई ने जर्मनी के साथ भी डील करी है। ये कह रहा है कि जर्मनी लीडरशिप इज स्ट्रेंथनिंग आवर डिफेंस थ्रू बायलैटरल सपोर्ट एंड सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द PURL इनिशिएटिव। थैंक्स टू दिस वी आर एबल टू प्रोक्योर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल दैट आर इन शॉर्ट सप्लाई। दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट नाउ एज रशिया इज कंटिन्यूइंग ब्रूटल बैलिस्टिक स्ट्राइक्स टू एनेबल इट टू कंटिन्यू द वॉर। वी आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग अ ड्रोन डील विद जर्मनी एंड वर्किंग टू एस्टैब्लिश अ जॉइंट यूरोपियन एंटी बैलिस्टिक सिस्टम। आई एम ग्रेटफुल टू जर्मनी एंड पर्सनली टू इनका नाम है चांसलर जी का, फ्रेंड्स मर्स, फॉर द सपोर्ट and for steps being taken towards European anti-ballistic defense. This is the only way to guarantee reliable protection of lives across Europe and from missile threats. Missile threats from basically Russia. तो ये Good to see you again. Good. How are you? Good. And you? Great. Good. So good. And you go today? Not this Yeah. afternoon. Then I will take the. अच्छा, इसने यहाँ पर ना डेनमार्क के साथ साथ 2 और 3 कंट्रीज के साथ भी इसने बेसिकली ये डील करी है। तो यहाँ पर आकर उसने काफी मतलब ड्रोन्स और इन सब की डील करी है। यहाँ पर इसने जर्मनी के साथ आकर डील करी है कि आप मेरे को एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को इस्टेब्लिश कर दो यूक्रेन में, ऐसी डील करी है। प्लस ये कह रहा है कि हम ड्रोन की डील कर रहे हैं ताकि हम जर्मनी में ड्रोन सप्लाई कर सकें। Good to see you. अब ये कह रहा है कि जेलेंस्की कह रहा है कि ज्वाइनिंग द नाटो अलायंस मेक्स सेंस, वी आर रेडी टू सी ईच अदर एज रिलायबल पार्टनर एंड इट वुड ओनली बी नेचुरल टू कम एज पार्ट ऑफ ए कॉमन सिक्योरिटी कम्युनिटी। ही आल्सो टेल द नाटो समिट। I have a question for you. Do you really believe it? Do you really believe it would be right to live outside NATO, a country and a people with this level of defensive capability? If we already have these capabilities, if Ukrainians already know how to fight like this, then it does make sense for these capabilities to become a part of the alliance's collective defense. That would make all of us stronger. And we already see each other as reliable partners, and it would be only part of one common security community. The fact is that we will remain next to the source of the problem, Russia, for a long time. Ukraine
in NATO is a source of extraordinary defensive capability. अब इस बात पे मेरा एक ओपनिंग रिमार्क है, सबसे जो ज़रूरी है, कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होगी। इस भाई को याद नहीं रहा या याद करने की कोशिश नहीं कर रहा कि ये कैप्चरिंग ऑफ यूक्रेन क्यों शुरू हुआ था। कई लोग कहते हैं कि इट वाज ऑल कि पुतिन का शुरू से ही आइडिया था कि क्रीमिया ले लिया था 2014 में, तो यूक्रेन भी एक वाज ए पार्ट ऑफ एक्सपेंडिंग द टेरिटोरी ऑफ रशिया एंड टू रीइंस्टेट दैट यूएसएसआर टेंडेंसी, ऐसा एक लोग कहते हैं। बट जो मेन पॉइंट जो दिया गया था, बेसिकली क्या दिया गया था पुतिन की तरफ से, दैट आई डू नॉट वांट कि आप नाटो के साथ कोई रिलेशन रखें। बीइंग अ मेंबर ऑफ नाटो इज टोटली अनएक्सेप्टेबल बिकॉज पुतिन कैन नॉट अलाउ उसके बिल्कुल बैकयार्ड में हो। वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि नाटो की सिक्योरिटी फोर्सेस उसके बैकयार्ड में आकर बैठ जाए। कैसे मान लेगा एक सुपर पावर, कैसे मान लेगा इस चीज को? क्या आप यूएसए को आप समझते हैं कि कभी वो मान जाएगा कि रशिया का कोई बेस यूएसए के पास हो? आप मान के चलिए कि आज रशिया कहता है कि मैं क्यूबा में अपना एक बेस बना देता हूँ, क्या यूएसए मान जाएगा उस चीज को? क्या करेगा? जंगी तो लड़ेगा ना। वही रशिया कर रहा है। वो कैसे मान जाएगा कि नाटो का कोई बेस बन जाए आकर यूक्रेन के अंदर? ये बंदा इस बात को भूल गया, बिल्कुल भूल गया। उसको ये बात ही नहीं याद कि ये जंग शुरू किस लिए हुई थी। अरे मुद्दा तो मेन यही था ना भाई कि नाटो की कोई कंट्री का सदस्य, नाटो की कोई कंट्री का बेस यूक्रेन में आकर नहीं बन सकता। और ऑब्वियसली अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाएगा तो आर्टिकल 5 को रिइंस्टेट करने के लिए इन लोगों को वहां पर बनाना ही पड़ेगा, एक बेस तो बनाना ही पड़ेगा ना यूक्रेन के अंदर। इस डर से कि रशिया ने कभी यूक्रेन पे फिर से अटैक कर दिया तो बेस हमारा तैयार पड़ा है, वो रशिया कभी अलाउ ही नहीं करेगा। तो इस भाई को वो जो कीड़ा होता है ना, कीड़ा, बीच बीच में इसको काटता रहता है। वो बिल्कुल ही मतलब काट काट के उसका ये हाल कर देता है कि कभी ना कभी ऐसी स्टेटमेंट इसके मुंह से वो निकलवा ही देता है। फिर अगला ये अर्सुला वंडरलेयन, आपको पता ही है वो ईयू की हेड है। डियर वो व्लादिमीर, इट इज गुड टू सी यू इन अनारका। हियर वी आर डिस्कसिंग द फ्यूचर ऑफ डिफेंस इन यूक्रेन हैज अ ग्रेट डील टू कंट्रीब्यूट। दिस मंथ वी हैव प्रोवाइडेड 4 बिलियन यूरोज ऑफ योर ड्रोन पैकेज टू फर्दर स्ट्रेंथन यूक्रेनियन ड्रोन कैपेबिलिटीज। मोर सपोर्ट इज ऑन द वे इंक्लूडिंग फॉर एयर डिफेंस एंड मिसाइल इंटरसेप्शन। द टाइड इज टर्निंग। Is die olieman terug. अब ना ये ट्वीट और ये वीडियो डालने का ना मेरा कोई बताने का वो नहीं था। बेसिकली मेरे को बस यही दिखाना था, भाई बिल्कुल चिल आउट है जिंदगी में। ये मैं जेलेंस्की की बात कर रहा हूँ। जेलेंस्की भाई हमारा बिल्कुल जिंदगी में चिल आउट है। देखिए Is die olieman terug. ठीक है, मैं मानता हूं कि आप किसी मीटिंग में गए हैं, आप एक समिट में गए हैं, सबके साथ मिलेंगे, खुश रहना जरूरी है। बट एक डिफरेंस है। रशिया, पुतिन भी इस दौरान काफी जगहों पर गया है, ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं गया है। अकेला यही नहीं, सिर्फ सैर सपाटा करने निकला है वॉर के बाद। पुतिन भी बहुत जगह पर गया है। बट नेवर एवर आई हैव सीन अ वीडियो इन विच पुतिन इज एंजॉयिंग समथिंग, ही इज पार्टिंग लाइक दैट। आई हैव नेवर सीन। ये वेस्टर्न का ही कल्चर है भाई, इन लोगों का ही कल्चर है। लेकिन यूक्रेन से मैं इस बात की उम्मीद नहीं कर सकता बिकॉज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यूक्रेन वॉज पार्ट ऑफ यूएसएसआर एंड यूएसएसआर के लोगों की टेंडेंसी रही है मतलब कि दे हैव ऑलवेज बीन, मतलब मिलिट्री टेंडेंसी आप मान के चलो इन स्टेट है उनके अंदर। दे आर वेरी डिसिप्लिन। पार्टिंग वार्टिंग ठीक है चलता था, ऐसा नहीं कहूंगा मैं, बिल्कुल पार्टिंग वार्टिंग नहीं चलता था। बट एट द टाइम व्हेन योर कंट्री इज एट अ बिग क्राइसिस, आपकी कंट्री की बिल्कुल ऐसी हो रखी है, हर रोज बमबारी हो रही है आपकी कंट्री में। करप्शन आपकी कंट्री में कितना ज्यादा है वो किसी से छुपा नहीं है। इस टाइम आफ्टर वॉर, जब से इसको ये एड्स मिलना शुरू हुई हैं, उसके बाद इसकी कंट्री में करप्शन किस लेवल तक पहुंच गया है, इस बात के बारे में सबको पता है। सारी न्यूज एजेंसीज ने इस बात पे आर्टिकल लिखा हुआ है दैट टू मच ऑफ करप्शन इज इन यूक्रेन। आपके लोग भुखमरी से पीड़ित हैं। आपके लोग आज इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि ये जंग कब बंद होगी। एंड आफ्टर ऑल दैट, दिस इज व्हाट यू आर डूइंग इन अ नाटो समिट। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग अबाउट इट, बट सच वीडियोज डू डिमोरलाइज द पीपल बैक इन योर कंट्री। दे डू इट। आप पुतिन की ऐसी कोई वीडियो नहीं देखेंगे।
आप ढूंढ के ला दीजिए कि अगर आप ऐसी पार्टी करते हुए पुतिन की एक वीडियो मेरे को मिल जाए। पुतिन की कोई भी वीडियो सार्वजनिक होगी तो या तो किसी मीटिंग के दौरान होगी, या फिर वो किसी हेड ऑफ स्टेट से मिल रहा होगा तो उसकी वीडियो साझा की जाएगी, कोई डील साइन करते हुए वीडियो साझा करी जाएगी, या फिर अपने आर्मी और जितनी भी आपकी सेना है उनको मोटिवेट करते हुए कोई वीडियो साझा करी जाएगी। एंड वर्स्ट केस सिनेरियो, जो कि बहुत ही दुखद बात होती है, अपने जो सैनिक हैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनकी वीडियो साझा करी जाएगी। अदर देन दैट आई हैव नेवर सीन समथिंग ऑफ दिस काइंड। रशिया से कोई ऐसी वीडियो आई हो पुतिन को लेकर, एंड दैट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन someone who has spent his life in military, Putin, who was a KGB agent, and someone who has spent his life in front of a camera, a comedian like Zelensky. बस इस वीडियो को बताने का यही मेरा मकसद था। मुझे पता है इस बात को मैंने बहुत लंबा खींच दिया, खींचना नहीं चाहिए था, बट जरूरी था मेरे को बताना। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब ये है आपकी, मेरा पार्ट 2 है, यहां से शुरू हो जाता है पार्ट 2। जो अब ट्रंप और 3 बंदों को लेकर है इसमें। ट्रंप, जिसको यूएस कहेंगे, अर्दगान, जिसको ऑब्वियसली टर्की कहेंगे, और आ जाता है हमारा नेतन्याहू, जिसको हम इजराइल कहेंगे। चौथा इसमें एक और नाम जुड़ेगा, वो बाद में मैं आपको बताऊंगा वीडियो के बिल्कुल एंड में। यहां पर ये कह रहा है कि ट्रम्प से यूएस विल लिफ्ट सैंक्शंस ऑन टर्की, पॉसिबली सेल F-35 फाइटर जेट्स। अनारका में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि वो यूएस सैंक्शंस हटा देगा टर्की के ऊपर से जो 2020 में लगे थे, और अनारका परचेज ऑफ रशियन डिफेंस मिसाइल्स व्हाइल एक्सप्रेसिंग अ विलिंगनेस टू सेल फेलो नाटो एलाई F-35 फाइटर जेट। इन अ रिस्पॉन्स टू दैट परचेज, Washington in 2020 imposed sanction on major Turkish defense company and removed Turkey from F-35 stealth fighter program from Anarka was also production partner। अब ये क्या लिखा है, इन रिस्पॉन्स टू दैट परचेज का मतलब है ये सैंक्शन लगा एक रीजन की वजह से था, क्योंकि इसने S-400, टर्की ने S-400 खरीदा था रशिया से सन 2020 में, S-400 की परचेज करी थी, जिसकी वजह से टर्की के ऊपर सैंक्शंस लग गए थे, और उस सैंक्शन के दौरान F-35 की जो डील टर्की और यूएसए की होने वाली थी उस पर रोक लगा दिया गया था। We are going to be taking the sanctions off, Trump told reporters just before the meetings with Erdogan during a visit to Turkey for a NATO summit. He added that the Secretary of State and Treasury secretaries were working on this issue. Trump was also upbeat about the possible sale of F-35 stealth fighter jets to Turkey, even as he did not say how exactly such transaction would take place given the legal hurdles. अब legal hurdles क्या है मैं भी आपको बताता हूं। Earlier, 2 sources familiar with the matter told Reuters that Trump was expected to throw his support behind a potential F-35 sale to Turkey. One solution that in recent weeks gained traction is to send the Russian system to a third country. Although an agreement on this has been sealed according to the sources who requested anonymity to discuss a sensitive matter. अब क्या है मुद्दे की बात, मैं आपको अब बताता हूं। देखिए क्या था, 2020 में टर्की ले लेता है S-400 डिफेंस सिस्टम फ्रॉम रशिया, ठीक है जी। जब यूएसए को पता लगता है कि टर्की बीइंग अ नाटो नेशन बॉट डिफेंसिव सिस्टम फ्रॉम रशिया, जिस नाटो का अलायंस का मूल आधार यही था कि हमको यूएसएसआर से प्रोटेक्शन चाहिए, जो कि रशिया हो गया था। मतलब यूएसएसआर से प्रोटेक्ट करने के लिए हमको एक अलायंस बनाना है जिसका नाम देते हैं नाटो। टर्की उस नाटो का सदस्य उसी रशिया से अपना डिफेंस इक्विपमेंट लेता है। नाटो कंट्रीज वाले तो आपको पता ही है कैसे हैं वो, तो बिल्कुल ही। तो उसके बिहाफ पर यूएसए ने स्टेप उठाया और टर्की पे लगा दिए सैंक्शंस। उस सैंक्शंस की वजह से F-35 टर्की के साथ यूएसए की बात चल रही थी F-35 स्टील्थ जेट की, जो आपको पता ही है जो सबसे बेस्ट जेट है अब तक का जो यूएसए बनाता है। उस जेट की डील होने वाली थी टर्की के साथ, जो कि आफ्टर इंपोजिंग दीज सैंक्शंस वाज कैंसल्ड, वो कैंसिल कर दी गई। F-35 के इंजन ना तो फाइटर जेट दिया गया, टेक्नोलॉजी की तो बात ही खत्म हो गई, और मिल के प्रोडक्शन करनी थी उसकी भी बात बंद हो गई। अब क्या होता है कि ट्रम्प साहब जाने से पहले बोल के जाते हैं कि माय बेस्ट फ्रेंड अर्दगन, जिसकी वजह से मैं ये नाटो समिट अटेंड कर रहा हूं, नहीं तो मैं ना करता, हम उसकी कंट्री पर लगाए हुए सोच रहे हैं कि F-35 की डील फिर से कर लें। अब मुद्दे की बात यह आती है कि यह डील होना इतना आसान बात नहीं है।
आप सैंक्शंस तो हटा दोगे, जिन सैंक्शंस को हटाने की ये बात कर रहा है वो बेसिकली फाइनेंशियल सैंक्शंस हैं। दो तरीके के सैंक्शंस लगे थे टर्की पे, एक फाइनेंशियल सैंक्शन लगा था, एक डिफेंसिव सैंक्शंस लगे थे। जो स्टील जेट नहीं मिल रहा है वो डिफेंसिव जो आपका सैंक्शंस लगे थे उसके तहत नहीं मिल रहा है। लेकिन फाइनेंशियल सैंक्शंस आप कभी भी हटा सकते हो। एक प्रेसिडेंट के पास एक राइट होता है कि किसी कंट्री पे कोई फाइनेंशियल सैंक्शन लगाना है या हटाना है, वो उसकी मौजूदा पावर के अंदर होता है। लेकिन डिफेंसिव सैंक्शंस हटाने के लिए आपको कांग्रेस से अप्रूवल लेना जरूरी है, इतनी आसानी से नहीं हटता वो। अब अगर आपको फाइटर जेट बेचना है टर्की को तो आपको डिफेंसिव सैंक्शंस हटाने पड़ेंगे, जिसके लिए कांग्रेस की लगेगी अप्रूवल। तो भी वो ये कह रहा है कि अब ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज पे काम कर रही है कि कैसे फाइनेंशियल सैंक्शंस के साथ साथ हम डिफेंसिव सैंक्शंस भी हटाएं बिना कांग्रेस के अप्रूवल के, क्योंकि कांग्रेस आपको पता है ट्रंप के हमेशा अगेंस्ट ही रहती है। बड़ी मुश्किल से, बहुत ही थिन मार्जिन से कोई अपनी बात रख पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई रिपब्लिकन्स भी इसके अगेंस्ट रहते हैं। तो कोई क्रॉस वोटिंग के चक्कर में इसका बहुत थिन मार्जिन रह जाता है। तो उसको पता है कि अगर मैं टर्की जैसे ये चीज को लेकर जाऊंगा इसको डिफेंसिव इक्विपमेंट देने के लिए, तो वो हो सकता है वो टॉपल कर जाए, वो गिर जाए, मेरा जितने भी मैं अब जैसे लेकर जाऊंगा वो फाइल ही मेरी गिरा दी जाए। अब इसकी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है कि बिना किसी टेंशन के हम कैसे ना कैसे कर इसको F-35 जेट बेच दें। उसमें से एक पॉइंट जो रखा गया है वो ये रखा गया है कि आपके जो S-400 हैं जो टर्की के पास हैं, यूएसए कह रहे हैं आप किसी थर्ड कंट्री को दे दें। अब वो थर्ड कंट्री कौन सी हो सकती है? थोड़ी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला, और थोड़ी कॉमन सेंस वाली बात है, हाँ बन सकता है। तो 3 कंट्रीज निकल कर आती हैं। सबसे पहला आता है पाकिस्तान। आपको पता है टर्की और पाकिस्तान का रिलेशन थोड़ा ज्यादा ही गर्मजोशी वाला है, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं। आपको याद होगा कि टर्की ने हाल फिलहाल में ऑपरेशन सिंदूर, जो पिछले साल इंडिया का ऑपरेशन रहा है, उसमें पाकिस्तान का साथ दिया था। कुछ ड्रोन भेजे थे, कुछ ड्रोन एक्सपर्ट्स भी भेजे थे। तो पाकिस्तान के साथ उसका ये चलता रहता है। तो एक कंट्री का नाम लिया जा रहा है कि पाकिस्तान को S-400 दे दो। सेकंड कंट्री का नाम लिया जा रहा है इंडिया। कह रहा है कि इंडिया ऑलरेडी S-400 यूज करता है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, तो आप अपना S-400 इंडिया को दे सकते हैं। बट आई डोंट थिंक सो इंडिया विल बी विलिंग टू डू एनी डील विद टर्की आफ्टर ऑल व्हाट हैपेंड इन ऑपरेशन सिंदूर, ऐसा मेरा मानना है। फर्स्ट मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान के लिए भी मुझे नहीं लगता रशिया मानेगा कि आप पाकिस्तान को मेरा डिफेंसिव इक्विपमेंट दे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे S-400 किसको जाना चाहिए, ये राइट रशिया के पास है। ठीक है, उसने आपको बेच दिया। अच्छा, बेचने में भी एक बात और है, अप फ्रंट पेमेंट 40% की गई थी, 60% लोन के तहत है, जिस जो टर्की अभी लोन रशिया को चुका रहा है। ठीक है जी, तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान के लिए भी रशिया मानेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डिसाइड रशिया ही करेगा कि उसकी इंटेलिजेंस कहां जानी चाहिए, डिफेंस इंटेलिजेंस कहां जानी चाहिए। तीसरी कंट्री जिसकी बात चल रही है वो है यूएसए। अब यूएसए को वो ये नहीं कह रहे कि आप यूएसए को S-400 दे दो, वो यूज करना शुरू कर दे। यूएसए को वो एक गोडाउन की तरह मान रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे गोदाम में खड़ा कर दो, कोई बात नहीं, मैं आपके सारे सैंक्शन हटा दूंगा, S-400 दे दो। आप गोदाम बोल लो या कुछ भी बोल लो, रशिया किसी कीमत पे नहीं मानेगा कि यूएसए के अंदर मेरा S-400 चला जाए। भाई यूएसए पूरे अंजर पंजर खोल करना सारी इंटेलिजेंस चोरी आ लेगा कि कहां से कैसे S-400 काम कैसे करता है। और अगर ये हो जाता है तो रशिया तो वल्नरेबल होगा ही होगा, क्योंकि उसका डिफेंसिव सिस्टम ही S-400 है। साथ साथ इंडिया भी वल्नरेबल हो जाएगा, क्योंकि इंडिया का भी डिफेंसिव सिस्टम और भी है, हमारे खुद के भी हैं, लेकिन मेजर जो हमारा है वो S-400 ही है। तो इस चीज के लिए रशिया तो कतई नहीं मानेगा। जहां तक मेरा ख्याल है इंडिया भी इस चीज पर आपत्ति जताएगा कि भाई ये आप कैसे कर सकते हो। तो ये सारी इस बात का मुद्दा है कि ट्रंप थोड़ा सा इसके विरुद्ध में जाकर ये काम कर रहा है। अब ये टर्की के लिए जो ये बातचीत चल रही है, सबसे मुद्दे की बात मेरी ये है, जो टर्की को ये इतना वो कर रहा है, अब इससे प्रॉब्लम किस किस को है। सबसे पहले तो बात सुनिए, praises Turkey as a great ally, suggesting his influence stopped the nation from entering a wider Middle East conflict with Israel. They could have been gotten into a big fight. They are very powerful military nation. They did not do that. Maybe they did not do because of me, but they could have gotten into a big fight. Turkey has been a great ally for us. Turkey could have gone on the side. They know Iran very well, and they know the problems with Iran. But they've been very instrumental, along with a couple of other countries, of helping. They could have gotten into the fight. You know, I hear some people saying about their relationship with Israel. They could have gotten into the fight. They're a very powerful military nation. They didn't do that. Maybe they didn't do that because of me, but they could have gotten into the fight on the other side. They are a nation that's been very, very good, and I can speak for myself as president. They've been extraordinary in many ways with respect to our relationship, including trying to end the war with Iran, or whatever you call it. It's not even a war, it's a military operation.
भाई कह रहा है कि अभी जो ईरान के साथ वॉर हुई थी, एक फ्रंट टर्की और इसराइल का भी कभी भी शुरू हो सकता था, क्योंकि दोनों के बीच में गाली गलौज चल रही थी खूब दबा के। तो वो कह रहा था कि अगर मैं बीच में ना होता तो इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती, लेकिन टर्की मेरी बात मान गया। अब मुद्दा क्या है कि टर्की ने ईरान को सपोर्ट करा था इस वॉर को लेकर, और जब वो ईरान को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है, टर्की यूएसए को गाली नहीं देता, लेकिन उसने खूब दबा के नेतन्याहू के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला, इसराइल के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोला, जिसकी वजह से इसराइल हैज ऑलवेज बीन अगेंस्ट टर्की, और अर्दगन के साथ तो नेतन्याहू की वैसी बहुत बचती है। अब क्या है कि इन सब के बावजूद, बीइंग इसराइल द बिगेस्ट एलाई ऑफ यूएसए एंड नेतन्याहू बीइंग द बेस्टेस्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड ऑफ ट्रंप, स्टिल ट्रंप इज डूइंग दिस टर्की थिंग विद इसराइल। अब इसराइल का यह कहना है कि भाई आप ये चीज कर कर मिडिल ईस्ट का पूरा संतुलन बिगाड़ना चाह रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप बेसिकली टर्की को वो सारी चीजें दे रहे हो जो इसराइल यूज करता है, क्योंकि इसराइल के पास अपना डिफेंसिव इक्विपमेंट तो है ही है, साथ साथ वो यूएसए की चीजें यूज करता है। यूएसए का F-35 इसराइल यूज करता है। अब अगर एक एरिया के अंदर दो कंट्रीज के पास, जो कि दोनों के एडवाइजरी हैं, सेम फाइटर जेट होगा, तो फिर पावर डोमिनेंस कैसे रहेगा इसराइल का? वो रहेगा ही नहीं ना। अब जब पावर डोमिनेंस ही नहीं रहेगा, तो फिर इस पूरे एरिया का जो डोमिनेंट अभी जो प्लेयर है, जो कि इसराइल अपने आप को मानता है, तो ऑब्वियसली इसराइल की डोमिनेंस खत्म हो जाएगी, जिसके लिए वो बार बार ट्रंप को और यूएसए को कह रहा है कि डूइंग अ डील विद टर्की विल डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ पावर इन मिडिल ईस्ट। अब ये आप स्टेटमेंट देखिए, मैं आपको स्टेटमेंट दिखाता हूं। ये देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू से पूछा था सीएनएन के उसने कि टोल्ड सीएनएन दाना बैश दैट डिस्पाइट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प फ्रेंडशिप विद टर्किश प्रेसिडेंट Erdogan and his newfound willingness to sell them advanced F-35 fighters, that the country is not friendly state with United States, to the United States. President Trump is in Turkey right now. He said this morning he will consider selling F-35 fighter jets to Turkey, which is a reversal of a ban he put in place. You said yesterday that would, quote, upset the power balance in the Middle East. Have you made that clear to President Trump? Yes, I have actually spoke to him several times about it, and I think that everybody understands that, notwithstanding the personal friendship that President Trump has with Erdogan, it doesn't make Turkey a friendly or a friendly state to the United States. To the contrary, it's a regime that's infected with the Muslim Brotherhood, which hates the United States. He harbors Hamas, the Hamas terrorists. He supports them. He finances them. He's thrown his opponents in jail, all of them. He throws more journalists in jail than anyone can understand. So he's not exactly a model ally of the United States. But even worse than that, he threatens Greece, a NATO ally. He occupies half of Cyprus, another NATO country. And the most important thing, and I put it right on the table, he threatens to destroy my country, the one and only Jewish state. The President said this morning that they are great friends, and not just the two of them, the countries of the United States and Turkey, and that Turkey is perhaps a better ally than other so-called allies. So he is considering giving the country these planes, F-35s. Well, as I said, it would destroy the power balance in the Middle East because Turkey, I think, has aggressive aspirations. I mean, they openly say that. They want to restore the Ottoman Empire. This is not a force for peace and stability. And if you give this kind of radical regime that admittedly smiles to America when it is necessary, or smiles to the President of the United States when it's necessary, when you give them that power, you're going to see aggression in its wake. I wouldn't do that. अब वो यही कह रहा है कि ठीक है, टर्की तो इजराइल का दुश्मन तो है ही है, उस चीज में तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो नेतन्याहू एक बात समझा रहा है ट्रंप को कि भाई इजराइल के साथ तो टर्की का है ही है 36 का आंकड़ा, लेकिन टर्की ने ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा है जब उसने अमेरिका पे मजाक ना उड़ाया हो, अमेरिका को आंख ना दिखाई हो, या अमेरिका पर वो हंसा ना हो जहां जहां पर जरूरत पड़ी हो। तो ऐसा कोई मौका टर्की ने छोड़ा नहीं है। दूसरी तरफ वो हमास को सपोर्ट करता है, पैलेस्टीन की आवाज उठाता है। ठीक है, पैलेस्टीन में तो निर्दोषों की आवाज उठाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो हमास जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ अपनी समर्थन करता है उसका। कहीं ना कहीं वो हुतीस का भी समर्थन करता आया है, डायरेक्टली नहीं बोलता लेकिन वो अगेंस्ट नहीं जाता है। हिजबुल्ला के लिए वो बार बार अपनी छाती पीटता है। लेबनान पे उसने अटैक करा, नेतन्याहू ने, इजराइल ने जितना भी अटैक लेबनान पे करा है वो हिजबुल्ला के आउटलेट्स पे ही करा है। लेकिन
टर्की छाती पीटता है कि आप बेगुनाहों को, हिजबुल्लाह के बेगुनाहों को मार रहे हो, तो यार ये तो गलत बात है ना। आप जिन टेररिस्ट लोगों ने जो इजराइल पर अटैक कर रहे हैं उसके अगेंस्ट वो अटैक कर रहा है, तो उसमें आप अपनी छाती क्यों पीटते हो? तो यही वो सारी चीजें बोल रहा है कि यार ट्रंप को मैंने ये सारी चीजें समझाई हैं कि आप सिर्फ इजराइल के प्रोस्पेक्टिव से इस बात को मत देखिए। टर्की इज नॉट ओनली अ डेंजर फॉर इजराइल, बट इट इज simultaneously a danger for United States of America also. And if you are providing such powerful stealth aircraft to Turkey, it will be a big threat to not only Israel but also to United States of America. What Netanyahu is saying in this video. और ये बात काफी हद तक सही है। अब आपको मैं एक और भी दिखाता हूं कि इस बात का समर्थन किसने किया है। अब आप नेतन्याहू के लिए तो बोलोगे कि चलो यार इजराइल का तो इस चीज में फायदा है कि टर्की को वो ना मिले ताकि उसका डोमिनेंस मिडिल ईस्ट में बना रहे। अब आपको मैं इसके साथ एक और आपको बयान दिखाता हूं, किसका बयान नहीं है बेसिकली, वो ये है माइक पेनिंस। ये रहे थे ट्रंप के फर्स्ट टर्म के वाइस प्रेसिडेंट। ये भाई साहब कहते हैं कि लिफ्टिंग यूएस सैंक्शंस इम्पोज्ड आफ्टर टर्की एक्वायर्ड द रशियन S-400 मिसाइल सिस्टम इन 2017 एंड क्लियरिंग द वे टू प्रोवाइड टर्की F-35 फाइटर जेट्स वुड बी अ स्ट्रेटेजिक मिस्टेक undermining the security of the United States of America, Israel and the NATO. Mr. President, please don't. भाई का पहले टर्म का वाइस प्रेसिडेंट ये कह रहा है कि अगर आप ऐसा कुछ कर देते हो तो इट विल बी अ बिग मिस्टेक फॉर यू एंड इट विल बी a big mistake in terms of undermining the security of United States of America, the NATO countries, other NATO countries other than Turkey and Israel. Israel के लिए तो होगा ही होगा, वो तो पता ही है। तो ना कहीं सिर्फ इजराइल ही इसके अगेंस्ट आवाज नहीं उठा रहा, इसके खुद की कंट्री के लोग, इसकी खुद की कंट्री के भी छोड़ो, इसके पहले टर्म का वाइस प्रेसिडेंट इस चीज पे आवाज उठा रहा है। आप ये सोच के देखो, चलो डेमोक्रेट आवाज उठाएं, समझ भी आता है कि वो उसके अगेंस्ट है। कोई भी जो भी विपक्ष होता है सत्ताधारी पार्टी के बहुत कम फैसलों के साथ वो अपनी इच्छा रखता है, लेकिन ज्यादातर वो अगेंस्ट ही जाते हैं। तो डेमोक्रेट्स का तो समझ में आता है। भाई का फर्स्ट टर्म का वाइस प्रेसिडेंट ये बात समझा रहा है इसको। अब आप सोच के देखिए, अब ये सब वो क्यों कर रहा है, इसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण तो जो मेरी ये जो अब इसके बाद जो भी मैं बता रहा हूं ये मेरी खुद की एनालिसिस है, इसको कहीं पर न्यूज के साथ कनेक्ट मत करना। सबसे पहली चीज मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा रीजन इट इज टू पिस ऑफ नेतन्याहू। एंड व्हाई इज ही पिसिंग ऑफ नेतन्याहू? बिकॉज नेतन्याहू को जितनी बार भी इसने बोला कि लेबनान पे अटैक मत कर, मेरी जो ये डील है ये ईरान के साथ पूरी होने दे, नेतन्याहू ने इसकी बात को बार बार नजरअंदाज करते हुए लेबनान पे अटैक करा। जब ये कोई ना कोई मीटिंग करने जाते थे भाई लेबनान पे ठक मार देता था। तो फर्स्ट रीजन मेरे हिसाब से है टू पिस ऑफ नेतन्याहू। सेकेंडली, टर्की के साथ ऑलरेडी यूएसए की एक डील चल रही थी कि इनके साथ हम मिलकर एक हवाई जहाज फाइटर जेट्स बनाएंगे, जिसके लिए इसको जेट इंजन्स भी चाहिए प्लस जेट के प्लेन्स भी हैं। उस डील को ये फिर से रिवाइव करना चाहता है और एक तरीके से अपने लोगों को ये बताना चाहता है कि दैट जितनी भी मिसिंग बिजनेस था जो हमने खो दिया, ट्रंप उसको वापस लेकर आया है। सेकेंड रीजन मैं ये मानता हूं। और तीसरा और सबसे स्वाभाविक रीजन जो है टू पिस ऑफ अदर नाटो कंट्रीज। बाकी की नाटो कंट्रीज भी जानती हैं कि टर्की कहीं ना कहीं अपने आप को बाकी सबसे सुपीरियर समझता है, वो अपने आप को समझता है, उसका ये नेचर है उसका। वो वेस्टर्न कंट्रीज को थोड़ा उस नजरिए से देखता है कि ये तो मौज मस्ती करने वाले हैं, और मेरा तो इतिहास रहा है, आई एम फ्रॉम अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर को रीइंस्टेट करने का भी इसका मन है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि उसका एक बहुत अच्छा और बड़ा इतिहास रहा है, उस वजह से वो बाकी की नाटो कंट्रीज को इंफीरियर नजर से देखता है। तो टू पिस ऑफ अदर नाटो कंट्रीज, मे बी आई थिंक ट्रंप इज डूइंग दिस ऑल दिस विद टर्की, जो ऐसा मेरा मानना है। ये तीनों रीजन मेरे खुद के हैं। कहीं पर भी आपको किसी के साथ आपको लिखे हुए मिल जाए तो ऑब्वियसली मिलेंगे, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये 3 रीजन बहुत मेजर और क्रूशियल रीजन है जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि टर्की के साथ ये सारे रिलेशन सुधारने की कोशिश ट्रंप कर रहा है। अब देखता हूं मेरी स्लाइड्स में और कुछ है नहीं, बस खत्म। आज के लिए स्लाइड्स मेरी यहीं पर खत्म होती है। इसके साथ मैं आपको एक
छोटा सा अपडेट और दे दूं लाइफ का अभी क्या चल रहा है। सबसे बड़ी कि यूएसए और ईरान के बीच में जो सीज फायर था वो थोड़ा सा फ्रेजाइल फिर से हो चुका है, क्योंकि ईरान ने 3 जहाज़ों को अटैक किया था, जो कि बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक स्ट्रेट से जाने का एक रास्ता बताया था कि आप इस रास्ते से अपना शिप लेकर आइए। कुछ कंट्री जैसे सऊदी और यूएई वहाँ से लाने की कोशिश कर रहे थे, जिसका जवाब देते हुए ईरान ने उन पर अटैक करा। अब जब ईरान ने वो 3 शिप्स अटैक करे, 3 VLCCs अटैक करे, उसके अगेंस्ट जवाब देने के लिए यूएसए ने 80 ठिकानों पर, लगभग 80 ठिकानों पर, ईरान के 80 ठिकानों पर बमबारी कर दी। ये अभी 3 घंटे पहले की बात है। उसका जवाब देते हुए ईरान ने कुवैत और बहरीन के यूएस के बेसिस पर 70 से 80 ठिकानों पर वहां मार दिया। और इंटरनल खबर ये आ रही है कि ईरान इज सेइंग दैट दिस सीज फायर एंड दिस MOU इज ऑफ नो यूज। इफ यूएसए ऐसी अटैक करता रहेगा तो हम इसको कचरे के डब्बे में फाड़ के फेंक देंगे, जिसकी वजह से ऑयल मार्केट में फिर से उछाल आया है। तो ये तो अभी बिल्कुल लाइव खबर है जो अभी चल रही है। तो आशा करता हूं मैं ये आपको नाटो की ब्रीफिंग अच्छे से समझा पाया हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बहुत पसंद आई हो तो वीडियो परिजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।